नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 13 और इसका शीर्षक है नौकर। इसकी शुरुआत में आप देख सकते हो कि यहाँ पर गांधी जी का चित्र बना हुआ है, तो इट मीन्स ये चैप्टर जो है ये गांधी जी से कुछ कुछ रिलेटेड है, कुछ या पूरा ही रिलेटेड है। आइए इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये चैप्टर गांधी जी से रिलेटेड है, तो पहली लाइन में ही गांधी जी का नाम आ जाता है और गांधी जी कह रहे हैं कि गांधी जी नहीं कह रहे हैं, गांधी जी के बारे में हमें बताया जा रहा है कि आश्रम में, साबरमती आश्रम में, आपको पता ही होगा कि गुजरात के अंदर एक साबरमती नाम की जगह है और यहाँ पर गांधी जी ने अपना एक आश्रम बना रखा था जिसमें वो बहुत सारे लोगों के साथ रहते थे और अपने जितनी भी उनको आंदोलन वगैरह करने होते थे उन सब की रचना वो यहीं पे करते थे। यहीं पे वो लोगों से इसके बारे में मंत्रणा करते थे। तो आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। यानी कि आश्रम में जब गांधी जी रहते थे तो वो सारे काम खुद करते थे और जिनको हम ये सोचते हैं कि ऐसे काम जो नौकर चाकर करते हैं, वैसे वो कई काम करते थे। जिस ज़माने में बैरिस्ट्री से हज़ारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। यानी कि गांधी जी बैरिस्टर थे, ठीक है, ये तो सबको पता है आपको। और वो हज़ारों रुपए कमाते थे। उस टाइम में हज़ारों रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। तो हज़ारों रुपए कुछ ही होते हैं, लेकिन उस टाइम में हज़ारों रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी और वो हज़ारों रुपए कमाया करते थे। लेकिन फिर भी वो सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। और उस ज़माने में चक्की ऐसी अपनी लाइट वाली चक्की नहीं होती थी, हाथ से घुमा के चक्की चलानी पड़ती थी, ठीक है, जो आपको गाँवों में देखने को मिल जाएंगी। कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था, जो चक्की चलाने में उनकी हेल्प करती थी और उनके बच्चे जो थे वो भी उनकी हेल्प करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। यानी कि घर में रोटी बनाने से पहले आटा तो चाहिए। अब आटा रेडीमेड तो उस टाइम में मिलता नहीं था, उनको खुद घर पे पीसना पड़ता था। तो अब कैसा आटा चाहिए, महीन चाहिए कि मोटा चाहिए, इसको वो खुद तैयार करते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। यानी कि जब वो घर में पीसते थे तब भी वो खुद करते थे और साबरमती आश्रम में भी पिसाई का काम वो खुद करते थे। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। कभी चक्की ख़राब हो जाती थी तो उसको ठीक करने में मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। यानी कि किसी कार्यकर्ता ने कहा कि रोटियां बन रही थी लेकिन आटा कम पड़ गया है, ठीक है, तो वो तुरंत उठे आटा पीसने के लिए, क्योंकि वो उसमें शर्म महसूस नहीं करते थे। वो उनको उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा था। गेहूँ पीसने से पहले उसे बीनकर साफ़ करने पर वो जोर देते थे। यानी कि पीसने से पहले गेहूँ को देख लेना चाहिए कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर ना हो, कोई जानवर ना हो, है ना, ये सब उसको देखकर साफ़ करना है। जानवर से मेरा मतलब वो छोटे छोटे जो कीड़े उसमें पड़ जाया करते हैं, उनको देख लेना चाहिए। बड़ा जानवर होगा तो दिखेगा ही ना। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे, ठीक है। कौपिनधारी मतलब वो बैरिस्टर थे, कोट वगैरह पहना करते थे। लेकिन जब वो खुद इस तरीके के काम करते थे तो लोग उनको देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे कि यार ये आदमी इतना बैरिस्टर किया हुआ है, इतना बड़ा बैरिस्टर है और उसके बाद भी ये सारे काम वो खुद करता है। जबकि अनाज बीनते हुए आप किसी पुरुष को नहीं देखेंगे जल्दी से, महिलाएं ये काम करती रहती है घरों में, लेकिन गांधी जी ये काम किया करते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। यानी कि अगर आप जैसे घर में कोई साफ़ सफाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और कोई आ जाए तो अपने को कितना वो लगता है कि अरे मैं तो साफ़ सफाई कर रहा था या कर रही थी और उसने मुझे देख लिया। लेकिन गांधी जी इतने महान व्यक्तित्व होने के बाद भी उन्हें कोई शारीरिक काम करने में शर्म नहीं आती थी और वो इस चीज़ को किसी के आगे नहीं दिखते थे कि नहीं उसने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगा, ऐसा नहीं था। वो शारीरिक काम करने में शर्म महसूस नहीं करते थे। एक बार उनके पास कॉलेज का कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूँ बीन डालिए, ठीक है। तो क्या हुआ था, लेखक हमें कह रहे हैं
कि गांधी जी से कॉलेज के कुछ छात्र मिलने आए और उनको लगा कि उनको अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है। उनको बड़ा गर्व था उन बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, कि हमें अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, तो वो मिल के जा रहे थे। उससे पहले वो बोले कि अगर हमारे लायक कोई काम हो तो बताना। तो गांधी जी उनके मन की बात समझ गए कि ये सोच रहे हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम इंग्लिश में इतने एक्सपर्ट हैं, तो हमें कोई पढ़ाई लिखाई वाला काम देंगे, ऐसा छोटा मोटा काम हमें नहीं देंगे। तो गांधी जी उनकी बात समझ रहे थे। तो गांधी जी ने उनसे क्या कहा कि अगर आपके पास समय है तो इस थाली में जो गेहूँ है उन्हें बीन दीजिए, यानी कि उनमें से कचरा साफ कर दीजिए या उसमें कोई कचरा ना हो। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूँ बीनने के बाद थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। यानी कि क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कोई काम हो तो बताइए। ठीक है, अब गांधी जी ने उनको गेहूँ साफ़ करने के लिए कह दिया, तो उनको मजबूरी में गेहूँ साफ़ करने पड़े और वो थक कर फिर वहाँ से चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। यानी कि भंडार का जो काम था वो भी गांधी जी संभालते थे कुछ वर्षों तक, क्योंकि वहाँ सबकी ड्यूटीज़ वो चेंज करते रहते थे, तो कुछ कुछ काम वो खुद भी संभालते थे। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में आकर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो वे अपने साथियों के आड़े हाथों लेते। यानी कि भंडार का काम संभालने में वो क्या करते, रसोई घर में जाके सब्जियां भी छीलते थे। ठीक है, अगर उनको भंडारे में कोई गंदगी मिल जाती, मकड़ी का जाला मिल जाता, तो वो साथियों को डांटते भी और सफाई भी कराते थे। क्योंकि अगर हम जिस जगह पे खाना बना रहे हैं अगर उस जगह गंदगी रहेगी तो खाने में वो जाएगी और फिर हमारे शरीर को नुकसान करेगी। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। यानी कि उनको पता था कि जो संतुष्टि वाला खाना, यानी कि सात्विक भोजन जिसे हम कहते हैं, सब्जी, फल, अनाज, इसके पौष्टिक गुण क्या क्या होते हैं। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है और आलू तो वैसे ही ज़मीन के अंदर से निकलता तो मिट्टी होती है, तो हमारे पेट में मिट्टी जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि आलू को धोकर काटना चाहिए और नींबू को भी। ठीक है, एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। ठीक है, क्यों? केले का जो छिलका था उस पर काले चकत्ते पड़ गए थे, मतलब वो केला अच्छे से पक चुका था। तो उसे बहुत बुरा लगा कि मुझे किस तरीके का केला दे दिया है। तब गांधी ने उन्हें समझाया कि ये जल्दी पक जाते हैं और तुम्हें खासतौर पर इसलिए दिए गए हैं ताकि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। ठीक है, क्योंकि केला जो है वो पेट के लिए वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी का हाजमा कम है और वो कच्चा केला खा लेगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा पका हुआ केला उसको इसलिए दिया गया ताकि तुम्हें पचाने में तकलीफ़ ना हो। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाते थे। ठीक है, परोसने के काम वो खुद करते थे, तो कोई भी सब्जी अगर सही नहीं बनी है, बेस्वाद बनी हुई है, कम उबली हुई बनी हुई है, तो वो कुछ कह नहीं पाते थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। यानी कि दिन में 2 बार भी वो भोजन परोस लेते थे जेल के अंदर भी। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। ठीक है, सबको अपने बर्तन स्वयं साफ करने हैं और जो रसोई के जो बड़े बर्तन हैं जिनमें खाना बनता था उनको लोग मिलकर साफ करते थे। एक दिन एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। यानी कि बड़े बड़े पतीले, जो बड़े बड़े भगोने वगैरह होते हैं, अब इससे लोगों का खाना बनेगा, छोटे बर्तन में तो बनेगा नहीं, तो बड़े बड़े बर्तनों को साफ करने का काम खुद लिया। इन पतीलों की पैनी में खूब कालीख लगी थी, यानी कि वो बिल्कुल काले हो रखे थे। और उस टाइम में खाना किस पे बनता था? चूल्हे पे बनता था। चूल्हे पे बर्तन ज़्यादा काला होता है। राख भरे हाथों से वे एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें खूब कालिख लगी हुई थी, तो उन्होंने कोशिश की कि इस कालिख को साफ़ किया जाए। वो ज़ोर ज़ोर से उसको रगड़ रहे थे। तो कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी वो वहाँ पर आई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और भी बहुत से लोग हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये काम आपका नहीं है, ये काम करने का मतलब ये काम कोई और भी कर सकता है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। ठीक है, तो उनको लगा कि वो अपनी पत्नी को क्या कहें, तो उन्होंने चुपचाप बात मानने में बुद्धिमानी समझी और वो वहाँ से चले गए। और जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने उस काम को अपने हाथ में ले लिया। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था, यानी कि उनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी।
एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। यानी कि उनको एक सहयोगी दिया गया और उसका काम उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसको सिखाया कि लोहे के बर्तन को भी कैसे चमका कर चांदी जैसा बनाया जा सकता है, उसकी सफाई की जा सकती है। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबू में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, कमरे पूरे नहीं बने थे, तो मेहमान आते थे और उनको तंबुओं में सोना पड़ता था। बिस्तर की व्यवस्था तो वहाँ थी। ठीक है, तो किसी आगंतुक को नहीं पता था कि बिस्तर कहाँ रखना है, तो उसने बिस्तर को खड़ी किया और रख गया और फिर पूछने के लिए गया कि इस बिस्तर को कहाँ रखना है। लेकिन जब तक वो लौट के आया तो देखा गांधी जी ने उसका बिस्तर अपने कंधे पर उठा रखा है और वो उसको रखने ले जा रहे हैं। ठीक है, जबकि वो चाहते तो वो इस काम में शर्म कर सकते थे कि मैं क्यों रखूँ, ये बिस्तर उठाना क्या मेरा काम है। लेकिन नहीं, उन्होंने हर काम को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और किसी भी काम को करने में उनको शर्म नहीं आती थी। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को ये बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि आश्रम के लिए वो कुएं से पानी खींचने का काम भी करते थे। ठीक है, तो एक दिन वो कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पे आटा पीस चुके थे, यानी कि थकान हो चुकी थी। तो उनके एक सहयोगी ने उनको हेल्प करने के लिए क्या किया कि जितने भी बर्तन थे सब में पानी भर डाला। उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के नहाने का एक टब लिया और उसको कुएं से भरकर और अपने सर पर रखकर लेकर आए। तो उनको समझ में आया, लोगों को समझ में आया कि ऐसे हर कुछ नहीं कर देना है, काम को काम के तरीके से करना है। कि पानी अगर बड़े बर्तन में भरा जाएगा तो काम देगा, छोटे छोटे बर्तनों में आप पानी भर के रख दोगे तो सब तरफ पानी पानी ही दिखेगा और कुछ होगा ही नहीं। तो उसको पछतावा हुआ कि मैंने काम तो किया लेकिन सही तरीके से नहीं किया। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से के दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। यानी कि जब तक वो खुद बीमार ना हो या उनका शरीर साथ ना दे रहा हो तब तक वो ये कोशिश नहीं करते थे कि मैं अपना काम नहीं करूँगी, मैं कोई महात्मा हूँ या इतना बूढ़ा हूँ तो मैं बैठ जाऊँ। नहीं, वो काम करते थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। यानी कि उनको सब तरह का काम आता था, कोई भी काम ऐसा नहीं था जो उनको नहीं आता था। सबसे बड़ी बात, वो उसमें शर्म महसूस नहीं करते थे, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी किसी भी काम को करने की। जब आप खुद ही सोच लेते हैं कि मैं ये करूँगा क्या या मैं ये करूँगी क्या, ये मेरा काम नहीं है, तो हमें उस काम को करने में जोर आता है, हमारी इच्छा नहीं होती कि उस काम को करने की। लेकिन जब हम उस काम को अपना लेते हैं ना कि ये हमारा काम है, हमें करना है, तो हमें करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है मतलब आप उस काम को अपने मन से करते हैं और तब आपको उसमें शर्म भी नहीं आती है और थकान भी कम होती है। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। यानी कि एक युद्ध में जब दक्षिण अफ्रीका में वो रह रहे थे और एक युद्ध के दौरान घायल थे लोग, तो स्ट्रेचर पर उन्होंने ला के 25-25 मील तक वो लेकर गए। थकान का नाम नहीं था उनकी ज़िंदगी में, वो काम करते रहते थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय वाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। यानी कि टॉलस्टॉय बाड़ी में वो रहते थे और पास के शहर में अगर कोई काम है तो 42 मील यानी 42 मील, मील किलोमीटर से कुछ किलोमीटर मिलके और मील बनता है। ठीक है, तो वहाँ तक वो पैदल चलते थे, इतना वो पैदल चलते थे। इनके आज हम चल सकते हैं, इतना पैदल नहीं चल सकते हैं। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे, यानी कि रात के 2 बजे शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। ठीक है, यानी कि सुबह 2 बजे के घर से निकलते थे, नाश्ता साथ में रखते थे और शाम तक अपना जो सामान होता था वो खरीद के शाम तक वापस आ जाते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस साधारण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। यानी कि वो ऐसा करते थे तो उनके साथी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार रहते थे और उनको भी चलने की आदत पड़ गई थी।
एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियाँ लिए जब तक वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्ते में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया? क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। ठीक है। तो तालाब की भराई का काम चल रहा था और उसमें उनके कुछ साथी थे जो काम करवा रहे थे, श्रमदान कर रहे थे। तो जब वो अपना सामान, फावड़े, कुदाल वगैरह लेके वापस पहुँचे तो गांधी जी ने उनके नाश्ते की व्यवस्था कर रखी थी। तो उनको लगा कि यार गांधी जी ने हमारे लिए श्रम किया, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये हमारे लिए नहीं करना चाहिए था, आपको ये सब कष्ट क्यों किया आपने? तो उन्होंने कहा कि मेरे साथी अगर थके मांदे लौटेंगे और मेरे पास समय हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। उन्होंने ख्याल रखा अपने साथियों का भी कि वो थके हुए आएंगे तो मैं थोड़े उनकी व्यवस्था करूँ। दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका में कई भारतीय रहते थे, गांधी जी भी रहते थे, और अपनी मांगों को, भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए वो लंदन चले गए थे। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। तो वहाँ के जो छात्र थे जो लंदन में रहते थे, एक शाकाहारी भोज, यानी कि ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी, तो शाकाहारी भोज पर उनको निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तो छात्रों ने कहा कि हम किसी से बनवाएंगे नहीं, हम खुद ही खाना तैयार करेंगे। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और शरारा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ़ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। ठीक है। तीसरे पहर 2 बजे, यानी कि 2 बजे के आसपास दिन में एक दुबला पतला और पतला सा आदमी उनमें शामिल हुआ और खुद ही अपना सारा काम करवाने लग गया, तसलियाँ धोना, सब्जियाँ साफ़ करना। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि ये दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उसी शाम को भोजन में निमंत्रित कर उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। यानी कि उन छात्रों को तो पता ही नहीं था कि ये गांधी है। वो लड़का खुद ही आया और काम करने लग गया। किसी को नहीं पता, किसी ने उसको कुछ कहा सुना भी नहीं। लेकिन जब शाम को उन छात्रों का नेता वहाँ पे आया तो पता चला कि गांधी जी 2 बजे से उनके साथ ये छोटे छोटे काम करवा रहे थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार वे राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुआ रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। ठीक है। इन्होंने कहा कि वो दूसरों से जब काम कराते थे बहुत सख्त तरीके से करवाते थे, क्योंकि उनको काम में कमी पसंद नहीं थी। लेकिन अपना काम वो किसी से नहीं करवाते थे, अपना काम वो खुद करते थे। ठीक है। फिर ये बता रहे हैं गांधी जी के बारे में कि एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी अपने डेरे पर लौटे तो रात हो चुकी थी। सोने से पहले वह अपने कमरे का फर्श बुआर रहे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली, यानी झाड़ू ले ली। तब गांधी जी गाँवों का दौरा कर रहे होते। उस समय रात को यदि लिखते उस समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। ठीक है। क्या होता था कि जैसे उनको लगा कि फ़र्श गंदा हो रहा है तो उन्होंने स्वयं ही अपने कमरे का फ़र्श साफ़ कर लिया। और अगर वो जैसे किसी काम से अपना पत्र वगैरह लिख रहे हैं रात को और लालटेन का तेल ख़त्म हो गया है, उस समय में लाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, लालटेन वगैरह से ही काम करना पड़ता था, तो वो चंद्रमा की रोशनी में अपना काम कर लेते थे। लेकिन किसी थके हुए आदमी को परेशान नहीं करते थे, किसी सोते हुए आदमी को परेशान नहीं करते थे कि मेरी लालटेन में तेल भर के दें। नोआखाली पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। ठीक है। नोआखाली एक पदयात्रा इन्होंने करवाई, उसमें केवल शिविर में 2 ही लोग रह गए थे। ठीक है। इन दोनों को यह नहीं मालूम था खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी, यानी कि शिविर में केवल 2 ही लोग थे और उनको ये नहीं पता था खाकरा कैसे बनाया जाता है। खाकरा एक गुजराती होता है, बिल्कुल पापड़ जैसा, इसमें अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। आजकल ये बहुत अलग अलग टेस्ट में आता है, उस समय में मुझे नहीं पता कि कैसा होता होगा, इतने फ्लेवर्स तो नहीं होते होंगे, लेकिन गुजरात की फेमस डिश है खाकरा। ठीक है।
उन दोनों व्यक्तियों को नहीं पता था खाखरा कैसे बनाया जाता है। तो गांधी जी खुद रसोई में जाकर उनको विधि बताई, और तब वो 78 वर्ष के थे। यानी कि ये नहीं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं क्यों करूँ या मैं बताऊँगा, कि ये सब नहीं था उनके अंदर। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्हें बच्चों के जन्म के 2 माह बाद भी उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उसकी देखभाल अनिवार्य है। ठीक है। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद, यानी कि 2 माह बाद भी उन्होंने किसी दाई को देखभाल के लिए नहीं रखा कि हमारे मेरे बच्चे को कोई संभालेगा। वो खुद अपने बच्चों को भी संभलवाते थे अपनी पत्नी के साथ। और बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का पूर्ण प्यार चाहिए, उनकी देखभाल चाहिए। ठीक है। कोई और आपके बच्चे को उतना प्यार से थोड़ी रखेगा जितना आप खुद रखोगे। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था। वह उनका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चल के गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। यानी कि आप ये देखिए कि ये पुरुष से इस चीज़ की उम्मीद करना भी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन गांधी जी ने ये सब भी किया कि दक्षिण अफ्रीका की जेल से जब वो छूटे तो उनके एक मित्र की पत्नी पोलक श्रीमती पोलक जो थी बहुत दुबली पतली और कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि उनका बच्चा जो है माँ का दूध पीता था। और माँ का दूध जब वो बच्चा पी रहा था तो वो बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही थी, यानी कि पूरा पोषण उनको नहीं मिल रहा था। ठीक है। और बच्चा उनका दूध छोड़ नहीं रहा था, तो वो बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि बच्चा ना तो सोता था और ना सोने देता था। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथ में लिया और उस बच्चे को उसकी माँ से दूर सुलाना शुरू किया, ताकि वो बच्चा धीरे धीरे अपनी माँ का दूध छोड़ दे और प्रॉपर खाना खाए, और उसकी माँ भी जो दुबली और कमज़ोर हो गई थी वो भी फिर से हष्ट पुष्ट हो जाए। ठीक है। तो सारा दिन कड़ी मेहनत करने के बाद, सभाओं में भाषण देने के बाद, 4 मील पैदल चलने के बाद, जब वो रात को कई बार 1 बजे तक भी घर पे पहुंचते थे ना, तो भी वो क्या कहते हैं, मिस श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर उस बच्चे को अपने पास सुलाते ताकि वो दूध छोड़ सके। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे, ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। अगर बच्चा बीच में रोए तो उसे पानी पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। यानी कि उसकी माँ के पास से उसको हटाकर सुलाते तो उनको कभी पानी भी नहीं पिलाना पड़ता था, बच्चा इतने आराम से सो जाता था। इतना वो बच्चों का ख्याल रख पाते थे। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। एक पखवाड़ा यानी कि 15 दिन तक बच्चे को माँ से अलग सुलाया तो उसने दूध छोड़ दिया, वो भूल गया। ठीक है। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने में भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार पहले इसे यहाँ तक समझ लेते हैं। तो गांधी जी थे वो अपने से बड़ों का भी बहुत आदर करते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इनके साथ ठहरे हुए थे। तो गांधी जी उनके दुपट्टे पर इस्त्री करना, उनका बिस्तर ठीक करना, उनका पैर दबाना, ये सब काम करते थे, खुद अपने मन से करते थे। ठीक है। और उनके लिए वो मना भी करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उनको मना भी करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। वो उनके लिए आदर करते थे, इसलिए वो उनका काम करने में सुकून महसूस करते थे। महात्मा गांधी कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन क्या है? कांग्रेस क्या है कि जो अभी कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी बाद में एक राजनीतिक दल बन गई। ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के समय क्या था कि कांग्रेस में जो भी लोग थे वो एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने संविधान को बनाना करना, हम किस तरीके से काम करेंगे, देश की स्वतंत्रता के बाद देश को कैसे चलाएंगे, इन चीज़ों के बारे में बात होती थी। ठीक है। उसमें भी इलेक्शंस होते थे, ये सारा काम था। तो उसका जो अधिवेशन था वो उसमें गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ़ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे ये काम दूँ। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और उसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। ठीक है, गंदे पाखाने वहाँ जाके उन्होंने साफ़ किए और फिर उन्होंने एक नेता से पूछा, बड़े नेता से, कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पत्र इकट्ठे हो गए, उनका जवाब देना है। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं ये काम पकड़ा सकूँ। तो उन्होंने उस काम को किया। ठीक है, और ये कहा कि मैं कोई भी वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो, यानी कि जब तक मैं उस काम को कर सकता हूँ, मेरा सामर्थ्य, मैं मना नहीं करूँगा। और थोड़े समय में उन्होंने ये काम भी किया और उसके बाद उनकी कमीज में बटन आदि टांगने का काम भी कर दिया। यानी कि पाखाने साफ़ करना, लेटर बनाना, लेटर्स के जवाब देना, बटन टांगना, ऐसे ऐसे काम जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कोई करेगा, वो भी गांधी जी बड़े शौक से कर लिया करते थे। जब कभी आश्रम में किसी को सहायक को रखने की आवश्यकता होती तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हम वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान समझना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सबका निष्फल नहीं जाएगी। ठीक है, वो ये कहते थे कि अगर आप किसी भी नौकर को रख रहे हैं तो आप उसको अपने भाई की तरह रखिए, मतलब उसको अपने घर में रखिए, घर की तरह रखिए। हो सकता है आपके घर में चोरी हो जाए, कुछ और भी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में आपका प्रेम है, वो काम करेगा। ठीक है, उन्हें ये मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उन्हें कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उन्हें फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। ठीक है, तो उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को नौकर की तरह नहीं रखा। उन्हें पता ही नहीं था कि नौकर कैसे रखा जाता है। तो भारत की जेल में उन्होंने क्या, उनके सही जो साथी कैदी थे उनको उनकी सेवा टहल का काम दे सौंपा गया। तो कोई आदमी उनके फल धोता, काटता, कोई बकरियों को धोता, निजी नौकर की तरह काम करता, उनके पाखाने की सफाई करता। इस तरीके से सबके काम बटे हुए थे। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था। ठीक है, एक ब्राह्मण कैदी जो था वो उनके बर्तन धोता था और 2 जो गोरे यूरोपियन थे प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार वह अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर को उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे लोग थे जो इंग्लैंड में भी, उनके जो नौकर होते थे जिनको वो घर में रखते थे, वहीं उनके यहाँ रहते थे, उनके घर का सारा काम करते थे, उनको वो नौकर नहीं मानते थे, उनको उनके परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। और उनको ये देखकर खुशी हुई, गांधी जी को ये खुशी हुई कि उनका परिचय उनसे नौकर की तरह नहीं बल्कि एक परिवार के मेंबर की तरह कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई ही या बहन ही माना है। और आप लोगों ने भी मुझे अपना भाई, आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिन तक रहे, तो उनके नौकरों से भी उन्होंने विदा ली और कहा कि मैं किसी को अपना नौकर नहीं समझता हूँ, सब मेरे भाई या बहन ही हैं। ठीक है, और आप लोगों ने मुझे अपने भाई की तरह ही रखा है। अब आपने जो मेरी सेवा की है उसका प्रतिफल मैं नहीं दे सकता, इतना सामर्थ्य नहीं है मेरे में, लेकिन ईश्वर ने देखा है कि आपने मेरी सेवा की है तो इसका प्रतिफल आपको ईश्वर जरूर देंगे। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है अनु बंदोपाध्याय ने, और इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने घर में, समाज में किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए इसको आदत बनानी चाहिए। ठीक है, जैसे हम काम करना ही नहीं चाहते, ये कोई काम हम करेंगे क्या, ऐसा सोच के हम उस काम को करते नहीं हैं कि ये हमारे लायक काम नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता और हमें हर काम सीखना चाहिए। जैसे गांधी जी रसोई के काम भी कर लेते थे, बकरियां भी धो लेते थे, बिस्तर भी उठा लेते थे, पानी भी ले आते थे। ठीक है, हर चीज़ में उनको महारत हासिल थी, सफाई भी कर लेते थे। ठीक है ना, तो
हमें हर काम सीखना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी से अपना काम नहीं करवाना चाहिए। और जितना काम हम सीखते हैं वो हमें जीवन में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आता है, इसलिए हमें हर तरीके का काम सीखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत ही अच्छा था। गांधी जी के बारे में इसने हमें बहुत कुछ बताया। ठीक है, अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।